दोस्तों इस वीडियो में हम लोग VVU FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है उनके लिए जो आपका सेक सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका हम लोग VVI क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आंसर के साथ। ये जो सब्जेक्ट है वो सेमेस्टर 1 के सभी विद्यार्थियों के लिए है कंपलसरी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो देख लेने के बाद आपका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा सब इसी से आएगा, बस आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए देखेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा हो जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, आधुनिक समाज में इसके महत्व और कार्य क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। यानी आखिर सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है वो लिखना है। उसके बाद जो है आजकल जो आधुनिक समाज में इसका क्या महत्व रहा और कैसे इसका काम कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, कार्य क्षेत्र क्या है, तो ये हम लोग को क्वेश्चन 1 में पढ़ना है। तो चलिए आंसर समझेंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी जिसको आईटी के नाम से जानते हैं यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है सूचना और दूसरा हो गया प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। अगर इसे सरल शब्दों में अगर समझा जाए दोस्तों तो यह कंप्यूटर और संचार प्रणाली का वह संयोजन होता है यानी वह मिश्रण होता है जिसका उपयोग डेटा को बनाने, संगठित करने, सुरक्षित करने और प्रसारित करने के लिए किया जाता है। तो उसे ही हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। तकनीकी शब्दावली में अगर देखा जाए तो आईटी का अर्थ होता है डेटा को सूचना में बदलना। डेटा को सूचना में बदलना जो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। जब हम कच्चे डाटा को कंप्यूटर के माध्यम से अर्थपूर्ण जानकारी में बदल देते हैं उसको और उसे नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित करते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। यानी कोई भी डाटा हो गया उसे कंप्यूटर के माध्यम से उसे अर्थपूर्ण जानकारी में बदलने के बाद हम उसे जो है प्रसारित करते हैं, ठीक है, मतलब चारों तरफ फैलाते हैं, तो वही प्रक्रिया को हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत घटक के बारे में। तो एक संपूर्ण आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तंत्र निम्नलिखित 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से 5 तत्व है वो चलिए देखते हैं मित्रों। तो देखिए पहला जो हमारा है वो है हार्डवेयर से मिलकर बना है। पहला हार्डवेयर हो गया, इसमें कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, स्मार्टफोन हो गया और नेटवर्किंग डिवाइस वगैरह जैसे इसमें राउटर वगैरह इसमें शामिल है, ये है हार्डवेयर। फिर है सॉफ्टवेयर, यह निर्देशों का वह समूह है जो हार्डवेयर को संचालित करता है, जैसे कि विंडोज हो गया, ऑफिस हो गया और बहुत सारा वैसा ऐप है, तो ये सॉफ्टवेयर 2 हो गया। तीसरा हमारा है नेटवर्क दोस्तों, यह वह माध्यम है जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, जैसे इंटरनेट से या फिर वाईफाई वगैरह से, तो ये इंटरनेट। फिर चौथा है हमारा डेटा, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सूचना के रूप में संचित और संसाधित किया करता है, तो ये डाटा है। फिर है हमारा मानवीय प्रयास, इंजीनियर, प्रोग्रामर और उपयोगकर्ता जो इस तकनीक को संचालित और विकसित करते हैं। तो ये 5 तत्वों से मिलकर जो हमारा है आईटी सेक्टर का निर्माण हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग कि आधुनिक समाज में इसका क्या महत्व है। तो मतलब आजकल के समाज में जो है वो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है वो देखेंगे। तो इसका महत्व आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका प्रभाव भी निम्नलिखित है जो समझेंगे। पहला हो गया शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। आईटी ने शिक्षा को कक्षाओं की दीवार से बाहर निकाल दिया, यानी जो हमारा एजुकेशन है उसको जो है दीवार से बाहर निकाल दिया। जब कोई भी छात्र दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बेहतरीन विश्वविद्यालय के कोर्स या फिर यानी ऑनलाइन के माध्यम से कोर्स वगैरह कर पाता है, तो ये हुआ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही। दूसरा हो गया पारदर्शी शासन जिसको बोलते हैं ई कॉमर्स, ठीक है, ई गवर्नेंस, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी ने आम नागरिक और सरकार के बीच की दूरी कम कर दी। अब राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह हो गया, ये सभी सेवा भी जो है यानी ये सभी चीज़ बनवाने के लिए भी लंबी लाइन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया होने के माध्यम से आप सभी चीज़ जो है खुद से अप्लाई कर सकते हैं और खुद से जो है बन के आता है, इसमें भ्रष्टाचार वगैरह से मुक्त हुआ है। तो ये देखिए आपका बहुत बड़ा फायदा हुआ, पारदर्शी शासन। तीसरा हो गया वैश्विक व्यापार और बैंकिंग।
आज के युग में ई कॉमर्स और फिटनेस ने व्यापार की परिभाषा बदल दी। यूपीआई और नेट बैंकिंग ने नकदी पर निर्भरता कम की है, जिससे आर्थिक लेन देन तेज और सुरक्षित हो गया है। तो ये सभी वैश्विक व्यापार और बैंकिंग में भी सहायता किया है। चौथा हो गया हमारा सामाजिक जुड़ाव और सूचना का प्रवाह। सोशल मीडिया और संचार ऐप से सूचनाओं के प्रसार की गति को बिजली जैसी तेज बना दी गई है। संकट के समय या आपदा प्रबंधन में आईटी एक जीवन रक्षक के रूप में भी काम करता है। यानी ये जो है हमें ये जो आईटी सेक्टर हो गया वो सोशल मीडिया और बहुत सारे संचार ऐप के माध्यम से सूचना वगैरह को बहुत ही तेज़ी से पहुंचा के सभी को जानकारी वगैरह देने का भी काम करता है। तो ये देखिए आधुनिक समाज में इसका महत्व था। आगे देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी का कार्यक्षेत्र, ठीक है, तो इसका कार्यक्षेत्र जो है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, जो निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। पहला हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए नए प्रोग्राम और एल्गोरिथम वगैरह बनाना शामिल है, तो उससे वही जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग। डेटा को अपने कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट आधारित सर्वरों पर सुरक्षित रखा जाता है। यानी अपने कंप्यूटर के बजाय दूसरे जो है आपका इंटरनेट आधारित सर्वर उस पर सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हो गया गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, तो ये सब चीज़ों में। तीसरा है दोस्तों साइबर सुरक्षा। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है डेटा चोरी का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का काम जो है डिजिटल संपत्तियों की रक्षा करना होता है, तो ये भी साइबर सुरक्षा हो गया। चौथा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। यह आईटी का सबसे आधुनिक क्षेत्र है जहां मशीनों को सोचने और सीखने के लायक बनाया जा रहा है, तो ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। फिर आगे हो गया डेटा साइंस और बिग डेटा, यानी बड़ी मात्रा में उपलब्ध डाटा का विश्लेषण करके भविष्य के रुझान को पता लगाना। तो ये सभी चीज़ें जो है डेटा साइंस, बिग डेटा वगैरह एनालाइज वगैरह करके हमें आगे क्या होने वाला, आगे क्या डाटा बढ़ने वाला है, तो ये सब चीज़ें जो है अनुमान लगाया जाता है। फिर है स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी। टेलीमेडिसिन और रोबोटिक सर्जरी जैसी क्षेत्रों में आईटी ने भी जो है बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो ये सभी था हमारा। आगे देखेंगे इसकी चुनौतियां और नकारात्मक पक्ष। जहां इनके अनगिनत लाभ है वहीं इसकी कुछ चुनौतियां भी है, हर किसी का रहता है। पहला चुनौतियां हो गया डेटा गोपनीयता। व्यक्तिगत अपनी जानकारी गलत हाथों में जाने का डर रहता है। अगर गलत हाथों में चल गया तो उससे जो है ब्लैकमेलिंग और बहुत सारा जो है अपराध वगैरह होता है। फिर है साइबर अपराध, जिसमें हो गया हमारा हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ऑनलाइन धोखाधड़ी वगैरह हो गया, तो ये साइबर अपराध, ये इसकी जो है चुनौतियां हैं। फिर आगे दोस्तों तकनीकी बेरोजगारी। स्वचालन यानी ऑटोमेशन के कुछ पारंपरिक नौकरियां भी खत्म हो रहे हैं। जैसे एआई वगैरह आने से, रोबोटिक वगैरह आने से बहुत सारा नौकरी वगैरह भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो ये तकनीकी बेरोजगारी भी बढ़ रही है। फिर आगे हमारा है डिजिटल डिवाइड। समाज के एक वर्ग के पास तकनीक पहुंच होना है और दूसरे इससे वंचित रह जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए दो तरह के लोग हैं। एक हो गया मतलब समझ लीजिए थोड़ा आर्थिक स्थिति से मजबूत, एक हो गया आर्थिक स्थिति से कमजोर। तो जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है उसके पास तो ये तकनीक वगैरह पहुंच जाता है इजीली, लेकिन बहुत सारे जो है वो जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है वो इन सभी चीज़ों से दूर रह जाते हैं। तो ये सभी चुनौतियां हैं हमारा सूचना प्रौद्योगिकी का यानी कि आईटी का। निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक युग का वह आधार स्तंभ है जिसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया। इसके सही और सुरक्षित उपयोग से न केवल मानव जीवन सुगम हुआ है बल्कि विकास के नए रास्ते भी खुले हैं। यह समाज की प्रगति के लिए आज के समय में बहुत ही सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। तो ये हमारा सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की संरचना का वर्णन करें तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कंप्यूटर की संरचना का पहले वर्णन करेंगे हम लोग, उसके बाद इसके जितने भी प्रकार हैं उसका वर्णन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए आंसर है जो हमारा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द
कैम्पूटेर से हुई है। ठीक है, कैम्पूटेर जो शब्द है उससे हुई है। ये एक लैटिन शब्द था जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। अब परिभाषा इसका देखते हैं तो बोल रहा है कि कंप्यूटर एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता ठीक है, यानी यूजर के कच्चे डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, उसे निर्देशों की समूह के अनुसार संसाधित करता है और अंत में एक अर्थपूर्ण परिणाम प्रदान करता है। यानी क्या करता है, सीधा समझिए कि मान लीजिए कोई भी जो है कच्चा डाटा वो अपने अंदर इनपुट करता है, अपने अंदर स्वीकार करता है, फिर उसे जो है निर्देश वगैरह के माध्यम से, निर्देश के प्रोग्राम वगैरह के माध्यम से उसे प्रोसेस करता है और लास्ट में जो है वो एक अच्छा डाटा अर्थपूर्ण परिणाम बना के आउटपुट के रूप में जो है हमें देता है। तो यह डेटा को भविष्य के उपयोग के लिए स्टोर करने में सक्षम भी है कंप्यूटर। तो ये हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर की संरचना देखेंगे मित्रों, तो देखिए कंप्यूटर की संरचना को जो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के माध्यम से समझा जा सकता है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, जो कि पहला हो गया हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट यह इकाई जो है यूजर और कंप्यूटर के बीच संचार का माध्यम है। यह डेटा को बाइनरी भाषा में बदलकर सीपीयू में भेजने का काम करती। उदाहरण के लिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये हमारा इनपुट यूनिट है। ठीक है, फिर हो गया हमारा दूसरा दोस्तों जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बोलते हैं सीपीयू। इसे कंप्यूटर का हृदय और मस्तिष्क भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर का हृदय या फिर मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 अंग होते हैं। पहला हो गया एएलयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सभी गणितीय जैसे कि ये सभी जो आपका सिंबल है और जो भी तार्किक वगैरह है ये सभी इसी में आती है। ठीक है, ये हमारा है एएलयू। फिर है हमारा दूसरा दोस्तों कंट्रोल यूनिट, जिसको बोलते हैं सीयू। यह कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को प्रबंधन और नियंत्रण करने का काम करती है। यह निर्देशों को पढ़ता है और अन्य अंगों को काम करने का आदेश देता है। यानी कंट्रोल यूनिट जो है क्या करता है, अपने अंदर का जो भी कार्य का प्रबंधन है उस सभी चीज़ों को नियंत्रण करने का काम करता है। फिर हो गया हम लोग का रजिस्टर्स। ठीक है, यह सबसे तेज मेमोरी होता है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को बहुत कम समय के लिए रखने का काम करता है। तो ये 4 यूनिट है हमारा सीपीयू का। ठीक है, और सीपीयू को हम लोग जो है कंप्यूटर का हृदय या फिर मस्तिष्क भी कहते हैं। तीसरा हो गया हमारा मेमोरी यूनिट। ठीक है दोस्तों, मेमोरी यूनिट यह डेटा को स्टोर करने का काम करती है। ये भी 2 भागों में। पहला हो गया प्राथमिक मेमोरी, जिसको बोलते हैं रैम या रोम, जो हमारे फ़ोन वगैरह में भी जो होता है रैम वगैरह। यह अस्थाई और तेज होती है, यह हमारे फ़ोन में ही होती है। और दूसरा हो गया हमारा, सीधा समझिए, जैसे मेमोरी कार्ड वगैरह हो गया, एसडी कार्ड वगैरह हो गया, तो ये हो गया अद्वितीयक मेमोरी। यह अस्थाई भंडारण के लिए होता है, यानी कुछ डिवाइस वगैरह, ड्राइव वगैरह में आप इसे सेव कर सकते हैं, पेन ड्राइव वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह में। तो ये 2 तरह का होता है। चौथा हो गया हमारा दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि आउटपुट यूनिट के बारे में। तो आउटपुट यूनिट जो है वो यह जो है संसाधित परिणाम को मानवीय भाषा में परिवर्तित करके प्रस्तुत करने का काम करती है। जैसे कि ये क्या करती है, आपका जो भी डाटा है उसे प्रिंटर के माध्यम से, मॉनिटर के माध्यम से वो बदल के आपको प्रस्तुत करती है। तो ये 4 था। आगे देखेंगे हमारा कंप्यूटर के प्रकार, यानी कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो कंप्यूटर को जो है 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया हमारा अनुप्रयोग, यानी कि इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, कार्य प्रणाली के आधार पर देखा जाए तो ये एनालॉग कंप्यूटर, ये भौतिक मात्रा जैसे कि तापमान, दबाव को मापने के लिए उपयोग होता है। तो ये हो गया। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। ये आधुनिक कंप्यूटर है जो अंक जो है 0 से 1 पर काम करने का काम करती है। फिर तीसरा है दोस्तों हम लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें एनालॉग की सटीक और डिजिटल की गति दोनों होती है, जैसे कि पेट्रोल पंप की वगैरह की जो मशीन है वो सभी चीज़ें। तो ये पहला हो गया। दूसरा हमारा कि आकार और क्षमता के आधार पर जो है वो इसे कितने भागों में बांटा गया, तो इसे जो है जो भी बांटा गया 3-4 भागों में, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला हो गया माइक्रो कंप्यूटर। ये एक व्यक्ति के उपयोग के लिए होता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, आपका टैबलेट हो गया, ठीक है, और इसे हम लोग जो है पीसी भी बोलते हैं, है ना। बहुत से लोगों का आपने सुना होगा कि पीसी, तो यही हो गया हम लोग का
आगे है मिनी कंप्यूटर। ये मैक्रो से बड़े और शक्तिशाली होते हैं जो 4 से 200 यूजर वगैरह को एक साथ सपोर्ट करने का काम करती है, जो है हमारा मिनी कंप्यूटर। ठीक है, फिर हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बहुत बड़े आकार के होते हैं और भारी डाटा प्रोसेसिंग जैसे कि गणना वगैरह, बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह, इन सभी का उपयोग के लिए, बड़े बड़े डाटा वगैरह का प्रोसेसिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर है सुपर कंप्यूटर दोस्तों। ये विश्व की सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसका प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान और परमाणु शोध वगैरह में किया जाता है, जैसे कि भारत का भी है जो परम। ठीक है, ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। फिर आगे देखेंगे हमारा क्या है, तो यही 4 भागों में था। अब निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, इससे पहले हमने क्या क्या देखा, कंप्यूटर के परिभाषा देखा, कंप्यूटर का यूज देखा, उसका महत्व देखा, उसका प्रकार देखा, हर एक चीज़ हमने देख लिए। अब देखेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है। तो कंप्यूटर आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यानी आजकल के देखा जाए, आजकल के युग में ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कंप्यूटर। इसकी जटिल संरचना इसे तेज और सटीक बनाती है, जबकि इसके विभिन्न प्रकार इसे शिक्षा से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक हर क्षेत्र के लिए उपयुक्त बनाते हैं। आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को समझना न केवल शैक्षणिक दृष्टि से बल्कि व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी आपकी शिक्षा से भी ज़रूरी है और साथ ही साथ वैश्विक दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हम जो क्वेश्चन लिए हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन तीसरा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके काम और इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। तो चलिए समझेंगे, यही सब आपका एग्जाम में आएगा। आंसर है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं OS सिस्टम, आपके मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच एक जो है सेतु बनने का काम करता है। इसे सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो बोल रहा है कि यह प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर के संसाधन का प्रबंधन करता है। यानी सभी चीज़ को, CPU को, मेमोरी को, डिस्क वगैरह को, इन सभी चीज़ों को जो है कंट्रोल, प्रबंधन, मैनेज करने का काम करता है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और अन्य एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे कि MS ऑफिस हो गया, क्रोम हो गया, इन सभी को चलाने के लिए भी एक मंच प्रदान करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंप्यूटर केवल धातु या फिर प्लास्टिक का डब्बा ही रहेगा, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। तो ये समझिए, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य देखेंगे, यानी इसका काम क्या क्या रहता है। तो इसे जो हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं से समझेंगे, जिसमें पहला हो गया हम लोग का दोस्तों कि प्रोसेसर प्रबंधन, यानी कि ये हो गया प्रोसेसर मैनेजमेंट। आधुनिक कंप्यूटर एक साथ कई प्रोग्राम चलाते हैं। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि किस प्रोसेस को CPU कब मिलेगा और कितनी देर के लिए मिलेगा, जिसे CPU शेड्यूलिंग भी कहते हैं या मल्टीटास्किंग का भी संभव बनाता है। यानी देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखिएगा एक ही बार में आप कई विंडोज़ ओपन करके अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोसेसर मैनेजमेंट। दूसरा हो गया दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, जिसको रैम बोलते हैं, वो भी जो है हमारा OS से ही OS ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसका रिकॉर्ड रखता है कि मेमोरी में कौन सा हिस्सा खाली है और कौन सा भरा हुआ है। जबकि कोई प्रोग्राम बंद होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस मेमोरी को जो है मुक्त कर देता है, यानी खाली कर देता है, ताकि दूसरा प्रोग्राम उसका उपयोग कर सके। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट करने का भी काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर तीसरा क्या करता है, तो फाइल मैनेजमेंट करता है। यह डेटा के कुशल भंडारण और पूर्ण प्राप्ति का काम करता है। फाइलों को व्यवस्थित करना, उन्हें नाम देना, फोल्डर बनाना, फाइलों को सुरक्षित करना, इन सभी काम भी, इन सभी जिम्मेदारी भी जो हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रहता है। ठीक है, फिर हमारा चौथा हो गया दोस्तों कि इनपुट आउटपुट प्रबंधन यानी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। कंप्यूटर से कई बाहरी उपकरण जुड़े होते हैं, जैसे प्रिंटर जुड़ा होता है, स्कैनर, माउस जुड़ा होता है,
तो ये सभी चीज़ों को भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक डिवाइस के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है ताकि वे सीपीयू के साथ संवाद कर सके, सीपीयू के साथ जुड़ा रह सके, बात कर सके। तो ये हमारा चौथा हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे जो पांचवा हमारा वो है सुरक्षा प्रबंधन यानी सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के डेटा को अनिकृत पहुंच से भी बचाता है, यानी कि उसे जो है सुरक्षित करने का भी काम करता है। या पासवर्ड हो गया आप लोग का, या फिर जो भी ऑथेंटिकेशन है यानी प्रमाणीकरण है, इन सभी चीज़ों को फायरवॉल जैसी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है ताकि आपका पूरा जो है सुरक्षा मैनेजमेंट बना हुआ रहे। तो ये भी काम हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। फिर आगे हमारा है दोस्तों जो है त्रुटि का पता लगाना, यानी जो भी गलतियां हैं उन सभी चीज़ों का पता लगाना, यानी एरर डिटेक्शन। सिस्टम का कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार की बाधा हो गया, हार्डवेयर खराबी हो गई, सॉफ्टवेयर बग आने वगैरह से पर भी जो है ओएस तुरंत संदेश वगैरह भेजता है, एरर मैसेज देता है ताकि सिस्टम क्रैश होने से बच सके। ठीक है, यानी किसी भी तरह से सॉफ्टवेयर ख़राब होता है, हार्डवेयर ख़राब होता है, सॉफ्टवेयर में बग वगैरह आ जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत हमें एरर का मैसेज देता है ताकि सिस्टम हमारा क्रैश होने से बच सके। ठीक है, तो ये सभी काम जो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है। तो ये सभी कार्य थे, अच्छे से समझ गए हो। अब देखिए हमारा जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार हैं, कितने भागों में इसे बांटा गया है। तो कार्य प्रणाली और उपयोग के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया हम लोग का बेच प्रोसेसिंग ओएस, यानी बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पुराने समय में ये जो है उपयोग होता था। इसमें समान प्रकार के काम का एक बेच बनाया जाता था और ऑपरेटिंग उससे जो है सिस्टम में डाल देता था। इसमें यूजर का कंप्यूटर से सीधा संपर्क नहीं हुआ करता था। तो ये जो है पहले काम हुआ था करता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता। दूसरा हो गया हम लोग का टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कई यूजर्स एक ही कंप्यूटर का उपयोग एक साथ कर सकते हैं। सीपीयू अपना समय बहुत कम अंतराल के लिए प्रत्येक यूजर को देता है। इसमें सबको लगता है कि वे अकेले सिस्टम चला रहे हैं, यानी बहुत सारे यूजर जो है एक ही कंप्यूटर को कई उपयोग कर सकते हैं और सीपीयू जो है कम कम अंतराल के लिए सबको जो है अपना टाइम देता है। जैसे कि ये आपका उदाहरण के लिए यूनिक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है। तीसरा है दोस्तों मल्टीटास्किंग प्रोसेसिंग ओएस। इसमें मुख्य मेमोरी जो हमारा रैम होता है, फ़ोन का रैम हो गया, कंप्यूटर का रैम हो गया, तो उन सभी के साथ कई प्रोग्राम रखे जाते हैं ताकि सीपीयू अब कभी खाली ना रहे। यदि एक प्रोग्राम इनपुट आउटपुट कार्य में व्यस्त है तो दूसरा सीपीयू तुरंत उसे प्रोग्राम पर स्विच हो जाता है। ठीक है, यानी एक ही साथ कई मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस सिस्टम, यानी बहुत सारा प्रोग्रामिंग करता है, एक से ज़्यादा। ठीक है, चौथा हो गया हम लोग का रियल टाइम ओएस, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं आरटीओएस। ठीक है, ये मुख्य सख्त नियम का सीमा है, यानी ये जो है बहुत ही सख्त समय सीमा के लिए काम करता है। इसमें मिली सेकेंड की देरी भी विनाशकारी हो सकती है, जिसका दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया हार्ड आरटीओएस यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रोबोटिक वगैरह, ये हो गया हमारा हार्ड। फिर सॉफ्ट आरटीओएस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह हो गया, तो ये हमारा हो गया सॉफ्ट आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पांचवा हमारा दोस्तों, पांचवा बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। ठीक है, इसमें डेटा और गणना कई अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों में बटी होती है जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गूगल का ट्रांसफ्रैक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। आगे छठा हमारा दोस्तों कि है नेटवर्क ओएस। नेटवर्क ओएस यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह सर्वर पर चलता है और नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर को फाइलें, प्रिंटर और सुरक्षा वगैरह शेयर करने की सुविधा ये देने का काम करता है। तो ये हमारा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। तो लिखा है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का वह अनिवार्य घटक है जो जटिल हार्डवेयर को यूजर के लिए सरल बनाने का काम करता है, और यह केवल संसाधनों का कुशल प्रबंधन नहीं है बल्कि सुरक्षा का,
स्थिरता का आधार भी है। आज के युग में स्मार्टफोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक हर डिवाइस की शक्ति उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करती है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सभी डिवाइस के लिए। आगे चौथा हो गया हम लोग का कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा है और इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। चलिए आंसर समझने का प्रयास करेंगे। तो बोल रहा है कि कंप्यूटर मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दो चीज़ों से मिलके बना है। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक शरीर होता है और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा होता है, यानी अंदर का। ठीक है, तो ये दो चीज़ है। परिभाषा चलिए इसका देखते हैं। तो लिखा है कि सॉफ्टवेयर निर्देश यानी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन डेटा या प्रोग्राम का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। यानी समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, केवल देख और महसूस कर सकते हैं। यानी ये जो है आपके हार्डवेयर के अंदर रहने की शक्ति रखता है, यानी ये दिखता है सिर्फ। ठीक है, छू नहीं सकते, ये समझ लीजिए अंदर की आत्मा। सॉफ्टवेयर के मुख्य प्रकार देखेंगे तो इन्हें जो है इसके काम और इसके उद्देश्य के आधार पर मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो है वो प्रोग्राम होता है दोस्तों, ये वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित और प्रबंधित करता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक आधार प्रदान करने का भी काम करता है। तो ये हमारा पहला है, क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बिना कंप्यूटर शुरू ही नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए विंडो हो गया आपका, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड वगैरह हो गया, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरा हो गया दोस्तों डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, विशिष्ट हार्डवेयर अंग जैसे कि प्रिंटर हो गया, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह हो गया, इन सभी को चलाने के लिए भी जो है प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तीसरा हम लोग का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने और उसे सुरक्षित रखने में मदद करता है, जैसे कि एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, फाइल कन्पेशन, ठीक है, टूल्स। तो ये सभी चीज़ों का काम करता है। दूसरा हमारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिन्हें विशेष रूप से यूजर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जिसे जो है एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। यानी ये सॉफ्टवेयर को हम लोग एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। चलिए इसको जो है 2 भागों में बांटा गया। तो ये जो है पहला हो गया, इसमें सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर यानी जनरल पर्पस के लिए जो होता है, जो हर किसी के उपयोग के लिए होता है। उदाहरण के लिए MS ऑफिस के लिए, वेब ब्राउज़र के लिए, क्रोम के लिए, फोटोशॉप के लिए। तो ये हमारा जनरल उद्देश्य सॉफ्टवेयर है। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर यानी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, जो किसी विशेष कंपनी या विभाग के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो रेलवे आरक्षण प्रणाली, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, अस्पताल, ठीक है, यानी हॉस्पिटल प्रबंधन प्रणाली। तो ये सभी चीज़ों में जो है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। आगे सी देखेंगे दोस्तों हम लोग का तीसरा नंबर कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रोग्रामर अन्य सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम बनाने के लिए करते हैं। यह कोड लिखने और उसे कंप्यूटर की भाषा में बदलने में मदद करता है। ठीक है, ये हमारा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें जो देखिए पहला जो हमारा आता है वो आता है कंपाइलर और इंटरपाइलर। ये क्या चीज़ है, तो ये प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कि सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन वगैरह हो गया, तो इन सभी को मशीनी भाषा 0 से 1 में बदलने का काम करती है। तो ये है हमारा कंपाइलर और इंटरपाइलर। ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम ये करता है। फिर है IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा मंच है जहां प्रोग्रामर कोड लिखते हैं और टेक्स्ट करते हैं। उदाहरण के लिए विजुअल स्टूडियो, पाईचार्म, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो चलिए छोटा सा देख लेते हैं। तो पहला हो गया दिखावट।
यानी कि टच और फील। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड वगैरह। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए व्हाट्सअप ले लीजिए आप, ठीक है, उसे सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते। दूसरा है दोस्तों बनावट, कंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर जो है इलेक्ट्रिक सामान जैसे कि प्लास्टिक कवर वगैरह से बना होता है, और सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर कोडिंग और प्रोग्राम से बना होता है, जिसे हम लोग छू वगैरह नहीं सकते। तीसरा हो गया काम दोस्तों, यानी वर्क। तो हार्डवेयर वह मशीन है जो काम करती है, सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो मशीनों को बताने का काम करती है। यानी हार्डवेयर मशीन काम करती है और सॉफ्टवेयर उसे निर्देश वगैरह देने का काम करती है। तो ये दोनों में अंतर है। फिर है खराबी दोस्तों, डैमेज। तो हार्डवेयर समय के साथ पुराना होकर टूट सकता है, सॉफ्टवेयर कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि ये तो प्रोग्रामिंग है, बस इसमें गलतियां बग्स वगैरह आती है, जिसे अपडेट करने से ठीक हो जाता है, अपडेट आने पर ठीक हो जाता है। पांचवा है निर्भरता। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के एक बेजान डिब्बा के जैसा है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है इसे चलाने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती। यानी हार्डवेयर को हमेशा सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होना पड़ता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं होना पड़ता पूरी तरह से। तो ये था निष्कर्ष। देखते हैं तो लिखा है दोस्तों कि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर चल नहीं सकता और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर केवल एक बेजान डिब्बा के जैसा है। इन दोनों के सही मेल से ही कंप्यूटर हमारे काम को आसान और तेज बनाता है। तो ये था हमारा दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या है और इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे हम लोग। जो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका सिलेबस में ही दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है कि संख्या पद्धति क्या है। बाइनरी हो गया, दशमलव हो गया, ऑक्टल हो गया और हेक्साडेसिमल पद्धतियों को समझाइए। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा उतना समझेंगे। आंसर है हम लोग का कि संख्या पद्धति एक ऐसी तकनीक या फिर प्रणाली है जिसके द्वारा हम विभिन्न मात्रा को अंकों और प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो यह गिनती करने और गणना करने का व्यवस्थित तरीका है। हम इंसान दशमलव पद्धति यानी 0 से लेकर 9 तक का उपयोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण केवल बाइनरी यानी 0 1 को ही समझता है। इसलिए कंप्यूटर और इंसानों के बीच तालमेल बिठाने के लिए अलग अलग संख्या पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, हमारा जो संख्या पद्धति है वो कोई भी मात्रा वगैरह को जो है अंकों या फिर प्रतीक के माध्यम से प्रदर्शित करने का काम करता है। यही अगर देखा जाए हमारा कंप्यूटर में तो ये बाइनरी नंबर होता है, और इंसान वगैरह जो होते हैं वो दशमलव पद्धति से चलते हैं। तो यही दोनों को समझने, तालमेल बिठाने के लिए दोनों को जो है अलग अलग संख्या पद्धतियों का उपयोग किया जाता है दोनों में। आगे देखेंगे कि संख्या पद्धति के प्रमुख प्रकार के बारे में, जिसमें पहला हो जाता है हम लोग का दशमलव संख्या पद्धति यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। यह दुनिया में सबसे अधिक उपयोग होने वाली पद्धति है। हम बचपन से ही गणित में इसी का प्रयोग करते आए हैं, जिसमें आधार में देखा जाए तो ये इसका आधार 10 होता है। इसमें कुल 10 अंक होते हैं, यानी 1 से लेके 10 तक। इसमें देखा जाए अंक डिजिट वगैरह कितने होते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। तो ये होता है हमारा पहला। ठीक है, इसका विशेषता अगर देखा जाए तो इसमें किसी संख्या का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा ही निर्भर करता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो 524 का 10 हमने ले लिया, तो ये है। दूसरा हम लोग का बाइनरी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। यह कंप्यूटर की मातृभाषा है। कंप्यूटर का सारा डाटा, चाहे वह फोटो में हो या फिर गाना में, इसी रूप में स्टोर होता है। इसका आधार जो है वो 2 होता है। अंक इसका डिजिट जो है केवल 0 और 1, जहां 0 का मतलब ऑफ है और 1 का मतलब ऑन है, जैसे बिजली का संकेत होता है वैसे ही। ठीक है, इसकी विशेषता अगर देखा जाए दोस्तों तो इसे मशीनरी भाषा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मशीनरी भाषा भी कहा जाता है। इसके एक अंक को बीट भी कहा जाता है। तो ये था। तीसरा हमारा जो है ऑक्टल संख्या पद्धति यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका उपयोग
बड़े बाइनरी नंबर को छोटे और सरल रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। इसका आधार देखा जाए तो इसका आधार 8 होता है। कितना होता है? 8। कौन कौन से अंक इसमें आते हैं तो वो देखेंगे हम लोग। तो इसमें 8 अंक आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। ठीक है, तो ये था। इसकी विशेषता अगर देखा जाए तो इसमें कभी भी 8 या 9 की संख्या नहीं आता है। यह पुराने कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, लोकप्रिय था। तो ये था हमारा। आगे देखेंगे जो है हमारा डेक्साहेसिमल संख्या पद्धति, यानी डेक्साहेसिमल नंबर सिस्टम। आज के समय में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और मेमोरी मैनेजमेंट का सबसे ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला संख्या पद्धति है। इसका आधार देखा जाए तो इसका आधार 16 होता है, अंक और अक्षर दोनों मिला के। इसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं और 10 से 15 तक मान के लिए अक्षर वगैरह का उपयोग किया जाता है। टोटल 16 होते हैं। देखिए इसमें जो होता है ए बराबर हो गया हमारा 10, बी बराबर 11, सी बराबर 12, डी बराबर 13, ई बराबर 14, एफ बराबर 15। तो इस टाइप का होता है। इसकी विशेषता अगर देखा जाए तो यह बहुत बड़े डाटा को बहुत छोटे कोड में बदल देता है, जैसे कंप्यूटर का कलर कोड या फिर मेक एड्स वगैरह होते हैं, उन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो ये हमारा आगे निष्कर्ष इसका देख लेते दोस्तों। तो बोला जा रहा है कि संख्या पद्धति कंप्यूटर विज्ञान की रीढ़ है, जहां दशमलव पद्धति इंसानों के लिए गणना का आसान बनाती है। वहीं बाइनरी पद्धति कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम करने के लिए योग्य बनाती है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पद्धति जो है इन दोनों के बीच एक माध्यम का काम करती है, जिससे प्रोग्रामर्स के लिए जटिल कोड को समझना और मैनेज करना सरल हो जाता है। बिना इन पद्धतियों के आधुनिक डिजिटल क्रांति और सुपर फास्ट गणना संभव नहीं हो पाता है। तो ये हमारा संख्या पद्धति के बारे में था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी में डेटा निरूपण का महत्व बताइए, यानी आईटी सेक्टर में जो है वो डेटा निरूपण का क्या महत्व है वो लिखेंगे हम लोग। आंसर समझेंगे। आंसर लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी हम लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में डेटा को नया तेल कहा जाता है, यानी न्यू ऑयल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटा को न्यू ऑयल। लेकिन कच्चा डाटा तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कंप्यूटर उसे समझ ना सके। डाटा निरूपण वह विधि है जिसके द्वारा मानवीय भाषा, अंक, चित्र, ध्वनि और वीडियो वगैरह को एक भाषा में बदला जाता है, यानी बाइनरी में बदला जाता है, जिसे कंप्यूटर का हार्डवेयर प्रोसेस कर सके। यह आईटी का वह आधार स्तंभ है जिसके बिना डिजिटल क्रांति संभव ही नहीं हो पाती। यानी डेटा निरूपण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जो डेटा होता है उसे हम लोग नया तेल कहते हैं। लेकिन कच्चा डाटा तब तक उपयोग का नहीं रहता जब तक उसे निरूपण नहीं किया जाए, यानी जैसे आपका भाषा हो गया, अंक हो गया, चित्र हो गया, ध्वनि वगैरह हो गई, इन सभी चीज़ों को बाइनरी में बदला नहीं जाता तब तक ये जो है काम का नहीं होता है। ठीक है, यही कहा गया है। आगे देखेंगे कि डेटा निरूपण का क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है इसका। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल 2 अवस्थाओं को पहचानती है। पहला हो गया हाई वोल्टेज यानी ऑन रहे तब, दूसरा हमारा लो वोल्टेज यानी ऑफ रहे तब। इन दोनों अवस्थाओं को गणितीय रूप में 1 और 0 कहा जाता है। अतः दुनिया का हर जानकारी इन 2 अंकों में बदलना ही डेटा निरूपण को प्राथमिक आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब ये है कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो 2 अवस्था में काम करती है। पहला हो गया हाई वोल्टेज, दूसरा हो गया लो वोल्टेज यानी ऑन ऑफ। ये 2 अवस्थाओं में गणितीय रूप से 1 और 0 कहा जाता है इसे। और दुनिया का कोई भी जानकारी हो इसे अंकों में बदलना ही जो है हमारा डेटा निरूपण कहलाता है। आगे देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी में डेटा निरूपण का क्या महत्व है, जिसमें पहला महत्व हो गया हम लोग का कुशल प्रसंस्करण यानी एफिशिएंट प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट खरबों गणनाओं प्रति सेकंड करता है। यदि डेटा सही ढंग से निरूपित ना हो तो सीपीयू उसे समझ नहीं पाएगा। सही कोडिंग, प्रोसेसिंग
की गति को कई गुना बढ़ा देती है। तो ये बहुत ज़्यादा यानी एफिशिएंट प्रोसेसिंग के लिए भी इसका डेटा निरूपण का महत्व है। दूसरा हो गया हम लोग का भंडारण क्षमता का अनुकूलन यानी स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। मेमोरी जो हमारा होता है यानी रैम जो हमारा होता है वो स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क लिमिट और महंगी होती है। यानी हमारा ये सभी जो है यानी कि मेमोरी हो गया और हार्ड डिस्क ये लिमिट्स होता है और इस महंगी होती है। डेटा निरूपण की तकनीकें यह सुनिश्चित करती है कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी स्टोरेज किया जा सके। उदाहरण के लिए एक लंबी टेक्स्ट फाइल को यूनिकोड के माध्यम से कुशलतापूर्ण स्टोर किया जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है भंडारण क्षमता का अनुकूलन भी करने का काम करती है ये हमारा। तीसरा है दोस्तों डेटा का सटीकता और अखंडता। डिजिटल निरूपण एनालॉग की तुलना में बहुत सुरक्षित है। जब हम डेटा को 0 और 1 में बदलते हैं तो बाहरी शोर के कारण जानकारी खराब होने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है, जिससे डेटा की शुद्धता बनी रहती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया डिजिटल निरूपण से जो है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होता है। इससे जो है हमारा डेटा की सटीकता और अखंडता बनी रहती है। आगे चौथा है सार्वभौमिक संगतता यानी यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी। ठीक है, आज हम दुनिया के किसी भी कोने में ईमेल भेज सकते हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि डेटा निरूपण के मानक पूरी दुनिया में एक समान है। चाहे दुनिया अमेरिका का हो या फिर भारत का, वो ए अक्षर को एक ही बाइनरी कोड में समझने का काम करती। इसलिए हम दुनिया के कोई भी कोने में अपना देखिएगा बात वगैरह संभव कर पाते हैं, ईमेल वगैरह कर पाते हैं। आगे है मल्टीमीडिया का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। डेटा निरूपण के कारण हम डिजिटल फोटो, संगीत और वीडियो देख पाते हैं। रंग को हेक्साडेसिमल कोड जैसे में निरूपित करना डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट की जान है। यानी डेटा निरूपण के कारण ही हम जो है फोटो वगैरह, संगीत वगैरह, वीडियो वगैरह देख पाते हैं। रंग को जो है हेक्साडेसिमल कोड में बदला जाता है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट वगैरह की जान है ये। तो ये है हमारा। आगे देखेंगे कि डेटा निरूपण की प्रमुख तकनीकें क्या है, कौन कौन सी तकनीक का उपयोग करके डेटा निरूपण किया जाता है। जिसमें पहला हो गया दोस्तों हम लोग का संख्यात्मक डेटा निरूपण यानी कि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल, इन सभी पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की पूरी गणितीय शक्ति इन्हीं पर टिकी हुई रहती है। तो ये हमारा है। दूसरा है टेक्चुअल निरूपण। ठीक है, टेक्स्ट निरूपण ASCII ये हमारा जो है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, यह अंग्रेजी के अक्षरों और प्रतीकों के लिए 7 या 8 बिट कोड का उपयोग करने का काम करती है। फिर हमारा यूनिकोड, यह दुनिया की सभी भाषा जैसे हिंदी हो गया, चीनी हो गया, अरबी हो गया, इन सभी को जो है एक अद्वितीय कोड देता है। इंटरनेट पर आज यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने का भी काम है। यानी यूनिकोड ही जो है ज़्यादा इस्तेमाल आजकल हो रहा है। ठीक है, आगे जो हमारा तीसरा है दोस्तों वो है कि इमेज और वीडियो निरूपण यानी इमेज और वीडियो रिप्रेजेंटेशन। चित्रों को पिक्सल के रूप में निरूपित किया जाता है। प्रत्येक पिक्सल का एक बाइनरी मान होता है जो उसके रंग और चमक को दर्शाने का काम करती है। तो ये सभी था। निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष लिखा है कि डेटा निरूपण केवल एक तकनीक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जो है सूचना प्रौद्योगिकी का एक भाषा है। यह वह पुल है जो मानव मस्तिष्क की जटिलता को मशीन की सादगी से जोड़ने का काम करती है। जैसे जैसे डेटा का आकार बढ़ रहा है, निरूपण की नई और अधिक कुशल तकनीक IT वगैरह के भविष्य को निर्धारित वगैरह करेगी। यानी सीधा समझिए डेटा निरूपण के माध्यम से जो है हम कोई भी डेटा को जो है अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये हमारा था। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि नेटवर्क क्या है, इसके प्रकार, जिसमें हो गया बहुत सारा इसका प्रकार है जो है लेन है, मेन है, वेन है,
इन सभी का वर्णन कीजिए। हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए, आंसर है कि कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों का एक समूह होता है जो आपस में सूचना, डेटा और संसाधनों को शेयर वगैरह करने के लिए एक संचार माध्यम से जुड़े होते हैं। वही हमारा नेटवर्क होता है। यानी सीधा समझिए, दो या दो से अधिक लोगों को आपस में कुछ सूचना वगैरह स्वतंत्र रूप से शेयर करने के लिए जो हमें संचार का माध्यम होता है उसे ही हम लोग नेटवर्क कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो देखिए, लिखा है कि हम दो या दो से अधिक डिवाइस को आपस में बातचीत करने के लायक बना देते हैं तो वह एक नेटवर्क कहलाता है। यानी नेटवर्क के माध्यम से ही ये हो पाता है। आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट। तो चलिए देखेंगे नीचे कि नेटवर्क की प्रमुख प्रकार के बारे में। तो भौगोलिक क्षेत्र और दूरी के आधार पर नेटवर्क को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया हम लोग का लेन। लेन यानी कि LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। यह सबसे छोटा और सबसे सामान्य प्रकार का नेटवर्क है। यह एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है। यानी एक लिमिट भौगोलिक क्षेत्र में, लिमिट क्षेत्र में ही फैला होता है। ये क्षेत्र जो है यह एक कमरा, एक घर या फिर एक ऑफिस बिल्डिंग या एक स्कूल कैंपस लगभग 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में ही रहता है। तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। इसकी विशेषता क्या होती है? तो इसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ही तेज़ होती है क्योंकि दूरी कम होती है। इसमें आमतौर पर ईथरनेट केबल और इंटरनेट केबल, ठीक है, ईथरनेट केबल और वाईफाई का उपयोग किया जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं होती है, स्पीड होती है क्योंकि कम दूरी में है, ठीक है, लिमिट है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो स्कूल की कंप्यूटर लैब हो गया, घर का वाईफाई हो गया या किसी छोटे ऑफिस का आंतरिक नेटवर्क हो गया। तो ये इसका उदाहरण है। इसका लाभ क्या है? इसका मतलब देखा जाए तो बेनिफिट क्या है? तो यह काफ़ी सस्ता होता है और इसे मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। तो ये हमारा पहला प्रकार था इंटरनेट का। दूसरा हम लोग का मेन, दोस्तों, मेन MAN, इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है। तो यह नेटवर्क लेन से बड़ा होता है। यानी लेन जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क था उससे बड़ा होता है और एक पूरे शहर को कवर करने का काम करता है हमारा ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह शहर के अलग अलग हिस्सों में फैले लेन नेटवर्क से आपस में जुड़ा होता है ताकि पूरे शहर में, यानी ये क्या होता है? लेन नेटवर्क से ही जुड़ा होता है और ये उससे बहुत बड़ा होता है। इसका रेंज देखा जाए यानी क्षेत्र, तो यह लगभग 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैल सकता है। यानी पूरे देखा जाए तो पूरे शहर में फैल सकता है 50 किलोमीटर तक। इसकी विशेषताएं देखा जाए तो इसकी स्पीड लेन से थोड़ी कम होती है लेकिन वेन से ज़्यादा होती है। यानी लेन से कम होती है और वेन से ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी ये बीचों बीच आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह काफ़ी महंगा भी होता है। इसे अक्सर सरकारी संस्था या फिर बड़ी कंपनियां वगैरह संचालित करने का काम करती है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो शहर का केबल टीवी नेटवर्क हो गया, किसी बड़े शहर में फैली बैंक की अलग अलग शाखा हो गई, शाखा की नेटवर्क हो गई, या फिर नगर निगम का नेटवर्क हो गया। तो ये उदाहरण के तौर पर। इसका बेनिफिट क्या है? तो देखा जाए बेनिफिट, तो यह पूरे शहर के डाटा को एक साथ जोड़ने में मदद करने का काम करती है। तो ये हमारा दूसरा प्रकार था जो था MAN। फिर तीसरा हमारा WAN, ठीक है दोस्तों, WAN, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। यह सबसे बड़ा और विशाल नेटवर्क है जो पूरे देश, महाद्वीप या फिर पूरे दुनिया को कवर करने का काम करती है। यह हजारों किलोमीटर की दूरी तक फैला होता है। तो ये हमारा होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका क्षेत्र देखा जाए तो हजारों किलोमीटर यानी पूरा देश या भी पूरा पृथ्वी ही समझ लीजिए। इसकी विशेषताएं अगर देखा जाए तो इसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड लेन और मेन की तुलना में बहुत ही स्लो होती है क्योंकि डेटा को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह संचार के लिए सैटेलाइट और टेलीफोन लाइनों का उपयोग करने का काम करता है। यानी ये लेन से भी मेन से भी धीमा होता है थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी तय करती है और इसका संचार जो है सैटेलाइट और टेलीफोन लाइन वगैरह से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो इंटरनेट जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इंटरनेट जो है सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा
रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या फिर एटीएम नेटवर्क, यही सब श्रेणी में आते हैं, यानी ये वेन श्रेणी में आते हैं, WAN। ठीक है, लाभ इसका देखा जाए बेनिफिट, तो इसके जरिए हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं और डेटा साझा कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये है 3 प्रकार है हमारा नेटवर्क का। आगे नेटवर्क का महत्व देखा जाए दोस्तों, क्या क्या महत्व है। तो पहला महत्व हो गया हम लोग का डेटा शेयरिंग। हम फाइलों और सूचनाओं को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, तो ये इंटरनेट का पहला बहुत ही बड़ा महत्व माना जा सकता है। दूसरा है संसाधन साझा करना। एक ही प्रिंटर या फिर स्कैनर को नेटवर्क के जरिए कई कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पैसा भी बचता है। ठीक है, यानी एक ही प्रिंटर को कई सारे लोग जो है नेटवर्क के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट करके उसी से जो है काम चला सकते हैं। तीसरा हो गया सस्ते संचार। ईमेल और चैटिंग के जरिए संदेश भेजना बहुत ही सस्ता और तेज हो गया है, ये हमारा तीसरा। चौथा है दोस्तों डेटा सुरक्षा। नेटवर्क पर डेटा को बैकअप लेना और सुरक्षित रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये सभी इसका यानी नेटवर्क का महत्व है। अब हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। थोड़ा सा निष्कर्ष लिखा है कि नेटवर्क आधुनिक सूचना क्रांति की रीढ़ है। जहां लेन छोटे स्तर पर काम करता है, वहीं वेन जो है पूरी दुनिया का एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, नेटवर्क की स्पीड और सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है, जिससे हमारा जीवन और भी सरल हो पाता है। हम हर एक डाटा वगैरह शेयर कर पाते हैं, कोई भी दुनिया के कोने में बैठे लोग से जो है अपनी बातें कर पाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं नेटवर्क के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन नंबर 8वां लग रहा है इजी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है इंटरनेट क्या है, संचार प्रौद्योगिकी में इसका क्या उपयोग है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अनुप्रयोग है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए समझेंगे। तो बोल रहा है कि इंटरनेट जिसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, यानी इंटरनेट जो है उसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। ये जो है परस्पर जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक विशाल प्रणाली होती है, वैश्विक प्रणाली होती है। यह दुनिया भर की निजी, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्कों को मानकीकृत प्रोटोकॉल यानी TCP या फिर IP एड्रेस के माध्यम से आपस में जोड़ने का काम करती है, ये हमारा इंटरनेट। आगे देखेंगे इंटरनेट का इतिहास और इसका कार्य प्रणाली। तो इंटरनेट की शुरुआत जो है 1960 के दशक में अमेरिका रक्षा विभाग यानी ARPANET यानी ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए आपको। यहाँ से आपका जो है शुरुआत हुआ था इंटरनेट का, कब हुआ था 1960 में। कहाँ से? अमेरिका रक्षा विभाग से, ARPANET से। ठीक है, कार्य प्रणाली देखा जाए तो इंटरनेट पैकेट स्विचिंग तकनीक पर काम करता है। जब हम कोई संदेश भेजते हैं तो वह छोटे डिजिटल पैकेटों में टूट जाता है और अलग अलग रास्तों से होता हुआ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचकर फिर से वहां जुड़ जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को जो है IP एड्रेस या फिर राउटर कंट्रोल करने का काम करती है। यानी कोई भी हम संदेश भेजें तो वो पहले जाएगा और यहाँ से जाते जाते टूट जाता है बहुत सारे। ठीक है, फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते फिर से जुड़ जाता है, और ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम हमारा जो है वो IP एड्रेस या फिर राउटर करता है। संचार प्रौद्योगिकी में इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो इंटरनेट ने संचार के पारंपरिक तकनीक यानी कि डाक हो गया, लैंडलाइन हो गया, इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब क्या होता है, तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह संचार का सबसे औपचारिक और तेज माध्यम है, जिसके द्वारा टेक्स्ट के साथ साथ इमेज, PDF फाइल वगैरह भी भेजी जा सकती है। यानी आप कई बार क्या होते हैं ईमेल वगैरह भेजते हैं तो आपको पता है आप टेक्स्ट वगैरह अपनी जो बातें हैं वो लिख के साथ ही साथ उसके साथ जो है इमेज, PDF इन सभी चीज़ों को भी अटैच करके भेज सकते हैं। दूसरा है इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी व्हाट्सअप हो गया हमारा, टेलीग्राम हो गया, ऐसे ऐप के माध्यम से रियल टाइम चैट, वॉयस मैसेज
वायरस मैसेज और फाइल शेयरिंग वगैरह संभव हो पाता है। तो ये हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग भी हो पाता है। फिर तीसरा है दोस्तों सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म लोगों को वैश्विक स्तर पर जोड़ने और विचार शेयर वगैरह करने का मंच प्रदान करता है। ये हमारा सोशल मीडिया। आगे देखेंगे जो है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, स्काइप हो गया, इन सभी भौगोलिक दूरियों को मिटा दिया है। इन सभी ने जो है भौगोलिक दूरियों को मिटा दिया है, क्योंकि इन सभी के माध्यम से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी आपस में जो है वीडियो के जरिए एक दूसरे से जोड़ते हैं, मीटिंग करते हैं, इंटरव्यू वगैरह करते हैं। ये सब संभव हो पाता है। फिर हम लोग का दोस्तों इंटरनेट कॉलिंग यानी VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए हम बिना सिम कार्ड के केवल डेटा का उपयोग करके कॉल भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी फ़ायदे हैं। तो ये सभी चीज़ें था हमारा। आगे देखेंगे कि इंटरनेट के विविध अनुप्रयोग के बारे में, यानी इंटरनेट के जितने भी विभिन्न एप्लीकेशंस हैं वो देखेंगे। अनुप्रयोग के मतलब होता है एप्लीकेशंस। इंटरनेट का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो ई लर्निंग, छात्र यूट्यूब के जरिए, ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए और ई पुस्तक के जरिए घर बैठे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक जो है अच्छी शिक्षा जो है घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हो गया ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो हमारा होती है। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स ने बाज़ार को हमारे मोबाइल में समेट दिया है। हम घर बैठे सामान मंगवा सकते हैं जो पसंद आए वो, ठीक है। फिर है डिजिटल बैंकिंग जिसको बोलते हैं ई बैंकिंग दोस्तों। नेटवर्क बैंकिंग हो गया, यूपीआई जिसमें हमारा फ़ोन पे, गूगल पे के जरिए पैसे का लेन देन अब सैकड़ों का काम जो है, यानी अब जो है सेकेंडों का काम हो गया। मतलब बहुत ही ईजी बना दिया ये सब चीज़ों को। फिर मनोरंजन के लिए यानी इंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, इन सभी ने जो है इंटरनेट के माध्यम से मनोरंजन को और भी ज़्यादा बड़े स्रोत बना दिए हैं। फिर हमारा है दोस्तों स्वास्थ्य सेवा में यानी टेलीमेडिसिन में। इंटरनेट के जरिए मरीज दूर बैठे अपने स्पेशल डॉक्टर यानी स्पेशलाइजेशन डॉक्टर यानी विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं और दवाइयाँ ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यानी घर बैठे बैठे आप तो पहले डॉक्टर से दिखवा लिए, ठीक है, कंडीशन अपना, उन्होंने दवाई जो बोला वो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। यानी घर ही बैठे समझ लीजिए हर चीज़ हो गया। फिर है सरकारी सेवाएं, ई गवर्नेंस, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासवर्ड हो गया, टैक्स वगैरह, इन सभी को जमा करने अब जो है जो भी काम है तो ये सभी चीज़ इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही आसानी से पोर्टल वगैरह से हो सकता है। तो ये सभी चीज़ों जो हो पाया वो इंटरनेट के माध्यम से ही हो पाया। आगे देखेंगे कि इंटरनेट के लाभ और इसकी चुनौतियाँ, यानी जो हमारा इंटरनेट है उसकी क्या क्या लाभ है और इसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं। बहुत ही छोटे वर्ड में देखेंगे हम लोग। तो लाभ में देखा जाए तो सूचना का त्वरित उपलब्धता यानी तुरंत उपलब्धता होती है, समय की बचत होती है, लागत में कमी होती है, वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी हो पाती है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया हमारा। इसका चुनौतियाँ हम लोग देखें यानी क्या क्या जो है चुनौतियाँ हैं। तो साइबर अपराध यानी हैकिंग वगैरह का डर रहता है, डेटा चोरी का डर रहता है, इंटरनेट की लत लग सकती है, गलत सूचनाओं का प्रसार होता है, कई बार फेक न्यूज़ वगैरह के कारण लोगों के अंदर अफवाहें भ्रम वगैरह फैल जाती है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो इसका लाभ और चुनौती है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम लोग इंटरनेट का थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है कि इंटरनेट आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है जिसने न केवल संचार को क्रांतिकारी बनाया है बल्कि सूचना तक पहुंच को लोकतांत्रिक भी बना दिया है। यदि हम इसके सुरक्षा पहलू को ध्यान रखें तो इंटरनेट मानव विकास का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से जो है बहुत सारा काम संभव हो पाता है, बहुत ही इजीली हो पाता है, बहुत ही जो है सस्ती हो पाता है। तो ये इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां था। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे दोस्तों।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि MS वर्ड का परिचय दीजिए तथा इसके प्रमुख फीचर का वर्णन कीजिए। ये आपका सिलेबस में है, ठीक है। MS वर्ड है और भी एक है, तो वो सब देख लीजिएगा। हम एगो दिखा रहे हैं आपको या एगो समझा रहे हैं, ठीक है। तो MS वर्ड का हम लोग करेंगे दोस्तों, तो इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे MS वर्ड शॉर्ट में कहा जाता है, एक अत्यंत लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है और यह जो है MS ऑफिस सूट का एक अनिवार्य हिस्सा के रूप में काम करता है, हमारा MS वर्ड। चलिए आगे देखेंगे, तो इसका काम क्या है। तो देखिए, मूल काम इसका देखा जाए तो प्राथमिक उपयोग टैक्स आधारित दस्तावेज जैसे कि लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, रिज्यूम हो गया, शोध पत्र हो गया, नोट्स हो गया, संपादित करने, एडिटिंग वगैरह, प्रिंट वगैरह करने के लिए इसका नॉर्मली काम किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन यानी MS वर्ड फाइल एक्सटेंशन यानी डिस्लॉट एक्सटेंशन यानी डॉक्स होता है। पुराने संस्थानों में इसे डॉक भी कहा जाता है, ठीक है। यानी जो हमारा ये फाइल एक्सटेंशन भी होता है इसमें। फिर है MS वर्ड की प्रमुख विशेषताएं देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि MS वर्ड की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, जिसमें पहला विशेषता हो गया टैक्स फॉर्मेटिंग। टैक्स फॉर्मेटिंग जो है यह यूजर को टैक्स के स्वरूप में बदलने की अनुमति देता है। इसमें फ्रंट स्टाइल हो गया, साइज हो गया, रंग हो गया, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे विकल्प वगैरह देने का काम करती है MS वर्ड में। पहला ये है विशेषता। दूसरा स्पेलिंग और ग्रामर चेक। MS वर्ड में एक इनबिल्ट डिक्शनरी होता है जो टाइपिंग के दौरान गलतियों को लाल या नीला हरी लाइन में चिन्हित करता है, ताकि हमें पता चल सके कि जो हम स्पेलिंग लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरा हो गया मेल मर्जन। यह इसकी सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है। इसकी सहायता से एक ही मुख्य दस्तावेज को एक साथ करोड़ों यूजर को अलग अलग नाम से पते के साथ भेजा जा सकता है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ में से एक है। चौथा हो गया इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट विकल्प यूजर वगैरह अपना दस्तावेज को अधिक आकर्षण बनाने के लिए टेबल, पिक्चर्स, चार्ट, स्मार्ट आर्ट और शेप वगैरह से जोड़ सकते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन विशेषताएं दी जाती है। पांचवा है दोस्तों पेज सेटअप और लेआउट। इसमें पेज मार्जिन, फिर है हमारा ओरिएंटेशन, पेज बॉर्डर और पेज कलर सेट वगैरह करने की सुविधाएं भी दी जाती है। छठा हमारा जो है हेडर और फुटर। दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर हेडर और निचले हिस्से बटन पर फुटर जोड़ा जा सकता है। इसमें पेज नंबर, लेखक का नाम, तिथि वगैरह लिखी जा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। सातवां हमारा फाइंड एंड रिप्लेक्स, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस। इस फीचर की मदद से हम पूरे दस्तावेज को किसी भी विशेष शब्द, मतलब किसी भी पूरा दस्तावेज में से कोई भी विशेष शब्द है उसे हम ढूंढ सकते हैं और नए शब्द वगैरह को बदल भी सकते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या होता है? कंट्रोल F और कंट्रोल H, ठीक है। यानी जो हमारा कंप्यूटर में होता है इन सभी के माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं। आठवां है ऑटो कंटेंट, ऑटो करेक्ट। यह सामान्य टाइपिंग गलतियों को अपने आप ठीक कर देता है। ये सभी विशेषताएं हैं MS वर्ड की। आगे देखेंगे साथियों कि बोल रहा है कि MS वर्ड की मुख्य घटक के बारे में, जिसमें पहला घटक है हम लोग का टाइटल बार। यह स्क्रीन के सबसे ऊपर होता है और फाइलों का नाम दर्शाने के लिए ये उपयोग किया जाता है। दूसरा है रिबन। इसमें विभिन्न टैब जैसे कि होम हो गया, होम, इंसर्ट, लेआउट वगैरह होते हैं जो इनसे जुड़े होते हैं। फिर है क्विक एक्सेस टूल बार। यह अक्सर उपयोग किए जाने वाला कमांड जैसे कि सेव हो गया, अंडो हो गया, रीडो हो गया। तो ये सभी जो हमारा है वो क्विक एक्सेस टूल बार वगैरह है हमारा। फिर है स्टेटस बार दोस्तों। यह पेज नंबर, शब्दों की संख्या और जूम लेवल जैसी जानकारी देने का काम करता है। तो ये हमारा MS वर्ड की प्रमुख विशेषताएं थी।
और ये सभी जो है हमारा MS वर्ड की प्रमुख घटक है। निष्कर्ष देखिए तो लिखा गया है कि MS वर्ड एक बहुत ही सरल और उपयोगी सॉफ्टवेयर है। इसकी बेहतरीन फॉर्मेटिंग और मेल मर्ज जैसी विशेषताओं के कारण यह ऑफिस, स्कूल और कॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा फेमस टूल के रूप में काम भी करता है। इसके माध्यम से हम कम समय में एकदम प्रोफेशनल और सुंदर दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा MS वर्ड था, आपके सिलेबस में भी दिया गया है, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। जितने भी दिए गए हैं MS वर्ड है या फिर जो भी है सब देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोल रहा है दोस्तों कि साइबर अपराध क्या है, इसके प्रकारों एवं बचाव के तरीके का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग समझेंगे। तो साइबर अपराध क्या होता है, यानी हमें ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के जरिए जो भी ब्लैकमेलिंग या फिर साइबर अपराध होता है, यानी जो भी अपराध होता है इंटरनेट के जरिए, उसे हम लोग साइबर अपराध बोलते हैं। देखिए आंसर दिया गया है कि साइबर अपराध किसी भी ऐसी आपराधिक गतिविधियों को कहा जाता है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क या किसी डिजिटल उपकरण का उपयोग एक हथियार या फिर टारगेट के रूप में किया जाता है। तो वही हमारा साइबर अपराध कहलाता है। देखिए सरल शब्दों में समझा जाए तो लिखा है कि इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले अवैध काम साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये अपराध केवल वित्तीय लाभ की नहीं हो सकती, बल्कि डेटा चोरी करने, किसी की जो है पर्सनल चीज़ों वगैरह को, ठीक है, निजी भंग करने या फिर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सभी चीज़ें जो किया जाता है वही हमारा होता है साइबर अपराध। आगे देखेंगे साइबर अपराध के प्रमुख प्रकार, यानी कितने प्रकार हैं। तो इसके विभिन्न प्रकार होते हैं जिसे मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला हो गया हम लोग का हैकिंग। किसी कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क की सुरक्षा को तोड़कर उसमें जो है अनिकृत प्रवेश करना, इसका उद्देश्य डेटा चोरी करना या सिस्टम को खराब करना होता है। तो ये हमारा हैकिंग होता है, यानी जो है बिना एक्सेस का, बिना ऑर्डर का किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क की सुरक्षा को तोड़कर उसमें घुसना हमारा होता है हैकिंग। दूसरा हो गया दोस्तों फिशिंग। ठीक है, फिशिंग यह एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें अपराधी बैंक या प्रतिष्ठित कंपनी बनकर फर्जी ईमेल या लिंक भेजते हैं। जब यूजर उस पर क्लिक करते हैं तो उसके लॉगिन आईडी या पासवर्ड वगैरह, बैंक विवरण, ये सब चोरी हो जाता है और उसके जरिए आपका जो है बैंक का पैसा ख़त्म हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो मतलब फंसाने का काम जो किया जाता है उसे बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, फिर आगे तीसरा हमारा वो है मेलवेयर और वायरस। ठीक है, जिसको बोलते हैं मेलवेयर अटैक। अपराधी कंप्यूटर में हानिकारक प्रोग्राम जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, वॉर्म्स हो गया, इन सभी चीज़ों को भेजने का काम करती है जो सिस्टम की फाइलों को नष्ट कर देता है और जासूसी करता है। तो ये हमारा मेलवेयर अटैक है। चौथा है हमारा, यानी आगे हमारा जो है वो है रेसमवेयर। इसमें अपराधी किसी व्यक्ति या कंपनी के पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी लॉक कर देता है और उसे वापस खोलने के बदले पैसा मांगता है, फिरौती मांगता है। तो ये होता है हम लोग का रैंसमवेयर। ठीक है, कोई भी कंपनी का आपका जो है पूरे डाटा को लॉक कर दिया, उसके बदले आपको जो है ब्लैकमेल करके बोलेगा कि ये इतना दीजिए, तब हम जो है फिरौती मांगेगा, तब हम आपका सही कर देंगे। तो ये होता है हम लोग का रैंसमवेयर। आगे फिर है दोस्तों हम लोग का साइबर स्टॉकिंग। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति का पीछा करना, उसे अश्लील संदेश भेजना या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना जो है वो कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। फिर आगे दोस्तों हम लोग का पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थीफ। किसी दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे फ़ोटो, आधार नंबर या फिर नाम का उपयोग करके फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना और उससे वित्तीय धोखाधड़ी वगैरह करना। तो ये है एक प्रकार हम लोग का साइबर अपराध का। फिर है दोस्तों हमारा डेटा ब्रीच। किसी बड़े संस्थान या फिर संस्थान के गोपनीय डेटाबेस से लाखों ग्राहकों की जानकारी को अवैध रूप से लीक वगैरह करना। तो ये है डेटा ब्रीच। तो इन मतलब इतना ये सभी जो है प्रकार है साइबर अपराध के, यानी इन सभी के माध्यम से जो है अपराध किया जाता है और ये सभी अपराध हैं। आगे है साइबर अपराध से बचने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए साइबर सुरक्षा
के प्रति जागरूकता ही इन अपराधों से बचने का एकमात्र बहुत ही सशक्त माध्यम में से एक है, यानी जागरूकता बहुत जरूरी है। पहला हो गया हम लोग का कि मजबूत पासवर्ड प्रबंधन। हमेशा जटिल पासवर्ड का ही उपयोग करें जिसमें जो है अक्षर, अंक और विशेष वर्ण वगैरह इन सभी चीज़ों का मेल हो, वही वैसा ही पासवर्ड रखें, नॉर्मल पासवर्ड नहीं रखें। साथ ही आपको क्या करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करके रखना, यानी कोई आपका अगर पासवर्ड डाल भी लेता है लेकिन फिर भी उसे लॉगिन करने के लिए ये आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा, तो ये आप ऑन रखिएगा, तो बहुत ही ज़रूरी है ये। फिर है सॉफ्टवेयर अपडेट। दोस्तों, अपने फ़ोन और कंप्यूटर को के एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऐप को नियमित रूप से अपडेट करते रहिए, क्योंकि कोई भी अपडेट सॉफ्टवेयर में सुरक्षा पेज होते हैं और वही सुरक्षा पेज हमें जो है हमारे फ़ोन को, हमारे ऐप वगैरह को बचाने का काम करती है, तो समय समय पर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर है एंटीवायरस का उपयोग। विश्वसनीय एंटीवायरस और फायरवेल का उपयोग करें जो हानिकारक वायरस को सिस्टम में आने से रोकने का काम करेगी, तो ये सभी चीज़ों का उपयोग करना है। फिर है सतर्क इंटरनेट स्पिंग। अनजान ईमेल अटैचमेंट या फिर संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। केवल HTTP वाली सुरक्षित वेबसाइट पर ही अपनी बैंकिंग जानकारी साझा करें। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वैसा ईमेल या कोई भी संदिग्ध लिंक वगैरह पर क्लिक नहीं करना है। आपको जो है कोई भी, आपको जहाँ भी पासवर्ड वगैरह डालना वालना है वो जो ऑफिशियल अकाउंट रहेगा, कोई भी बैंक का हो गया, कोई भी वेबसाइट का हो गया, उसी पर आपको सिर्फ जानकारी डालना है। उसके अलावा कोई भी जो है मतलब अनजान वेबसाइट, अनजान लिंक पर नहीं डालना है। फिर है गोपनीयता का ध्यान। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता हो गया, फ़ोन नंबर, ये सार्वजनिक वगैरह करने से बचें, यानी इसे जो है पब्लिक करने से बचें, ये सभी चीज़ों को प्राइवेट रखें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। फिर है सार्वजनिक वाईफाई से बचें। रेलवे स्टेशन हो गया या फिर कई बार कैफ़े वगैरह में फ्री वाईफाई का उपयोग करने से बचें, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, वाईफाई का उपयोग करके आप बैंकिंग का लेन देन ना करें, क्योंकि कई बार इंटरनेट असुरक्षित हो सकते हैं और अलग अलग जो है अलग लोग आपका जो है सर्वर एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सभी चीज़ों से बचना चाहिए। इसी सभी चीज़ों के माध्यम से हम जो है वो साइबर अपराध से बच सकते हैं। आगे है कि कानूनी उपचार और रिपोर्टिंग। मान लीजिए किसी तरह से आप साइबर अपराध के शिकार हो चुके हैं अब, ठीक है, तो क्या करना चाहिए वो बता रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार होता है तो उसे घबराने के बजाय कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए, यानी उसे घबराना नहीं चाहिए, कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए। पहला हो गया हेल्पलाइन। भारत सरकार द्वारा जारी साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर जो 1930 है, यानी 1930, इस पे तुरंत कॉल करें। फिर है ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें, तो ये दूसरा काम करना है। तीसरा क्या करना है, साइबर सेल, नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जिला मुख्यालय स्थित साइबर क्राइम सेल में लिखित शिकायत भी देना है, तो ये 3 काम आपको करना है। चलिए नीचे निष्कर्ष देखते हैं। तो बोल रहा है कि जैसे जैसे हम डिजिटल दुनिया पर निर्भर हो रहे हैं, साइबर अपराधियों का खतरा और भी बढ़ रहा है। आप बहुत सारा सुने होंगे न्यूज़ जिसमें किसी का फ्रॉड हो जाता है। साइबर अपराध मतलब अपराध वगैरह धीरे धीरे और भी बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ रहा है वैसे ही, ठीक है। तो तकनीकी सुरक्षा के साथ साथ हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। समझदारी ही हमें साइबर अपराध से सुरक्षित रख सकती है। उचित कानूनी जानकारी और डिजिटल साक्षरता इस दिशा में बहुत बड़ी कदम हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ रहा है वैसे वैसे साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में हमें सतर्क और अच्छी समझदारी वगैरह ही जो है साइबर अपराध से सुरक्षित रख सकती है, बचा सकती है। तो ये हमारा था दोस्तों साइबर अपराध के बारे में। तो ये था, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो है सेक सब्जेक्ट जो आपका है उसका पूरा 1 शॉट वीडियो देखें। इसमें टोटल 10 प्रश्न हमने लिया और 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बस यही 10 आप कर लीजिएगा अच्छे से। आपका एग्ज़ाम में जो है लॉन्ग टाइप वाला जितने भी प्रश्न आते हैं सब इसी से आ जाएगा। बाकी जो 1 मार्क्स के लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथियों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।